अब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। अब फूड चेन के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। अब जो भी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी प्राणी खाना खाता है उससे उसे एनर्जी मिलती है। अ फूड चेन इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन नेचर। और जो फूड चेन है वो बहुत एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एनर्जी हमारे नेचर के अंदर फ्लो कर रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अब जो सन है वो अर्थ के ऊपर अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, यानी कि इससे एनर्जी हमेशा निकलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड चेंज इट इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स ये जो एनर्जी है कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं, और उसके बाद वो उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। कैसे, जब वो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी कि जब वो अपना खाना बनाते हैं। When animals eat the plants, this energy is transferred to the animals. जब जानवर प्लांट्स को खाते हैं तो ये जो एनर्जी है ये प्लांट से जानवरों में चली जाती है। When an animal eats this energy gets transferred to that animal. और जब एक जानवर उस जानवर को खाता है तो वो जो एनर्जी है उस एनिमल में से दूसरे एनिमल में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, when a grasshopper eats grass, द एनर्जी फ्रॉम ग्रास गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द grasshopper. अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे grasshopper ने ग्रास को खाया तो जो एनर्जी है ग्रास की वो किस में चली गई, grasshopper में ट्रांसफ़र हो गई। When a frog eats this grasshopper, the energy from the grasshopper gets transferred into the frog. और जब उस grasshopper को frog ने खा लिया तो वो एनर्जी grasshopper से frog में चली गई। When a snake eats this frog, the energy gets transferred into the snake. और जब उस frog को सांप खा लेगा तो वो एनर्जी frog के अंदर चली जाएगी। When any of these organisms die, the energy passes into the decomposers. और जब इनमें से कोई भी जानवर मर जाता है तो ये एनर्जी decomposers के पास चली जाती है। कैसे, क्योंकि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को decomposers ही तो खाते हैं, है ना, तो वो एनर्जी decomposers के पास चली गई। सो द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड देन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हुई, पहले तो जिसने प्रोड्यूस करी जैसे कि सन से मिली, ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट है, फिर उसके बाद वो किस में चली गई, प्राइमरी कंज्यूमर में चली गई, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर में चली गई, यानी कि हमारे डिकम्पोजर्स में चली गई। द फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स प्ले देयर रोल व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई। तो फूड चेन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, यानी कि जो उस चीज़ को बना रहा है, और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उनका काम कब होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड वेब। अब फूड वेब क्या चीज़ है हमारी, इन नेचर वी सी अ नंबर ऑफ फूड चेन्स, ऑल द फूड चेन्स आर इंटरलिंक। अब हम नेचर के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स देखते हैं, और ये जो फूड चेन होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इंटरलिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। सेवरल फूड चेन्स ऑफ अ रीजन आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ फूड वेब्स। और बहुत सारी फूड चेन इकट्ठी होकर एक रीजन की क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। अब फूड वेब इज़ अ कॉम्प्लेक्स फीडिंग सिस्टम, और फूड वेब एक बहुत कॉम्प्लेक्स फीडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने नीचे हमें फ़ोटो दी हुई है, तो देखो कैसे इन्होंने यहाँ पर ग्रास का दिखाया हुआ है कि ग्रास से डियर भी खा रहा है, फिर डियर को टाइगर ने खाया, इसी ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, उस ग्रास हॉपर को रॉबिन ने खाया, रॉबिन को फिर हॉक ने खाया। यही सेम चीज़ यहाँ आ रही है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फिर फॉक्स ने खाया। तो कैसी एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो बेसिकली जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ इकट्ठी हो रही है तो उसको हम फूड वेब बोल रहे हैं। इन एनी वन मेंबर, इफ़ एनी वन मेंबर इज़ अफेक्टेड द फूड वेब गेट्स डिस्टर्ब। और अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर अफेक्टेड होता है उस चीज़ से, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हमारी पूरी जो फूड वेब है उसके ऊपर उसका असर दिखता है, यानी कि वो भी ख़राब हो जाती है। For example, if all the lions disappear from a forest, the population of deer would increase. अगर एक साथ सारे जानवर जो हैं सारी शेर जो हैं हमारे जंगल से ख़त्म हो जाएं, डिसअपियर हो जाएं, तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डियर की बढ़ जाएगी उस फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि उस डियर को तो कोई खाने वाला बचेगा ही नहीं।
इफ़ देयर आर टू मैनी डियर इन अ फॉरेस्ट देयर विल नॉट बी सफिशेंट ग्रास फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। और अगर बहुत सारे डियर यानी कि हमारे हिरन हो गए जंगल के अंदर, तो इतनी घास होगी ही नहीं कि सब डियर्स का पेट भर जाए। सम डियर विल देयरफॉर स्टार्व एंड डाई। तो उसमें से कुछ डियर तो ऐसे होंगे जो बेचारे भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। इन अदर वर्ड्स बोथ डियर एंड ग्रास इन द फॉरेस्ट आर अफेक्टेड इफ़ ऑल द लॉयंस डिसअपियर। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखेंगे, अगर हमारे लॉयंस जंगल से ख़त्म हो गए तो क्या होगा, हमारी ग्रास भी इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि ग्रास भी सारी ख़त्म हो जाएगी। और जो बेचारे बचे कुचे हमारे डियर्स होंगे जिनको ग्रास नसीब नहीं होगी, वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, अगर हमारी किसी एक चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारा पूरा सिस्टम है जो वो हिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा लॉयंस पे इफ़ेक्ट पड़ा, तो उससे क्या होगा, हमारी पूरी फूड चेन ख़राब हुई, और अगर फूड चेन ख़राब हुई तो हमारी पूरी फूड वेब ख़राब हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम एक्सेसिव अमाउंट में पेड़ों को, जंगलों को काट देते हैं तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्लियरिंग अ फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज टू फुलफिल आवर नीड ऑफ वुड एंड लैंड इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को काट देना, पेड़ों को काट देना अपनी ज़रूरत, अपनी लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और अपने लैंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। The various causes of deforestation includes technological advancement, increase in the population, wood for industries, construction of dams and forest fire। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है भाई हमारी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। जैसे आजकल इतनी एडवांसमेंट हो रही है, अब जो फैक्ट्रीज़ बन रही हैं उसके लिए हमें लैंड चाहिए, तो हम उसके लिए जंगलों को काट रहे हैं। अब वो जो लैंड खाली हो रहा है, अब वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर हमें वुड की ज़रूरत है, उसके लिए भी काम आएगा, कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, फॉरेस्ट फायर्स के लिए काम आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रहा है भाई, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी नीड बढ़ेगी तो हमें जगह भी चाहिए भाई रहने के लिए, तो उसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा। With increasing population and technological advancement, more and more land is required for housing, colonies, industries, educational institutions, offices, etc. Forest area is cleared to obtain this land. तो अब ये जो एडवांसमेंट हो रही है इसकी वजह से क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, जिसके लिए हमें घर बनाने हैं, इंडस्ट्रीज़ बनानी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट का एरिया है वो सारा क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है वुड फॉर इंडस्ट्रीज़। अब जो इंडस्ट्रीज़ बन रही है उनके लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, द डिमांड फॉर द वुड इन द इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स फॉर मेकिंग वेरियस वुड प्रोडक्ट्स लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। अब जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए वुड की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, जिससे हमें वुड के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बेड बनाने हैं, चेयर हो गए, XYZ जो भी चीज़ है उसके लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए, तो जिसके लिए जंगल कट रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जब हमारे डैम्स बनते हैं, लार्ज फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन क्लियर टू कंस्ट्रक्ट अ डैम एंड दिस कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। अब हमें डैम बनाना है, तो डैम के लिए छोटी सी जगह में तो काम चलेगा नहीं, हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए। बहुत बड़े एरिया कहाँ से मिलेगा, हमें जंगल से मिलेगा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, जंगल काट रहे हैं और वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फॉरेस्ट फायर। अगर हमारे जंगलों में आग लग जाए तो पूरा जंगल तो भस्म हो गया, तो उसमें क्या होगा, हमारी जितनी भी लकड़ियाँ हैं, जितना भी फॉरेस्ट है, वो सब बर्बाद हो जाता है। वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स इट डज नॉट स्टॉप ईजिली एंड मैनी ट्रीज आर बर्न कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। अगर एक बार जंगल में आग लग गई तो वो जल्दी से नहीं रुकती, तो जिससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे पेड़ जल के ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न। अब डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़, अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पेड़ों की वजह से हमारी इन्वायरमेंट साइकिल मेंटेन रहती है, बारिश मेंटेन होती है, क्योंकि पेड़ होते हैं तो हमारी बारिश होती है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे रेनफॉल पैटर्न भी गड़बड़ा रहा है। द डिफॉरेस्टेड एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल कॉजिंग ड्रॉट कंडीशन। अब जहाँ पर पेड़ नहीं है, जहाँ से पेड़ हटा दिए गए हैं, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, यानी कि वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होती है, क्यों, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारे सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रिजन
न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिएंट रहते हैं, लेकिन अगर पेड़ ही कट गए तो सॉइल को पकड़ के कौन रखेगा, तो वो सॉइल सारा बह के चला जाता है बाढ़ में, लीडिंग टू दी लेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो इससे क्या होता है, हमारा सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ वुड obtained from deforestation causes increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere। अब हमारे वो लकड़ियाँ जलेंगी तो क्या होगा, हमारा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। कैसे होगा कि जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उससे एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन दी अर्थ टेम्परेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट द रेन वाटर फ्लोज फास्टर कॉजिंग फ्लड कंडीशन। और जब हमारे पेड़ नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो उससे क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, लेकिन पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़ आएगी। फिर डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हमारे क्लाइमेट चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत गर्मी होती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती, बाढ़ आ जाती है, तो ये सारा क्या है, हमारा क्लाइमेटिक चेंज है। The climate becomes warmer and drier in the absence of humidity in the deforested area। जो climate है वो बहुत गर्म हो जाता है, humidity हो जाती है, humidity के absence में एकदम सूखा सूखा environment हो जाता है। In the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवरों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट को बचा कैसे सकते हैं। Since forests are very beneficial to us, other animals and the environment, we must conserve our forest। अब जैसा कि हमें पता है कि फॉरेस्ट, जंगल हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, तो जानवरों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें कैसे बचाना है। वी मस्ट सम ऑफ द वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट आर। अब इन्होंने नीचे कुछ हमें तरीके दिए हुए हैं जिस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। पहला आता है एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट शुड नॉट बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट। एक्सेस अमाउंट में पेड़ों को काट देना गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए। ट्री फॉर अ ट्री प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड। फॉर एवरी ट्री कट हैज़ बीन फॉलन अ न्यू ट्री शुड बी प्लांटेड। अब एक पेड़ के बदले दूसरा पेड़, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसी वक्त दूसरे पेड़ को उगाना है उसकी जगह पर, ताकि हम पेड़ों को कंजर्व कर पाएँ। Paper products such as old newspaper, magazines, books, notebook, etc. should be recycled to conserve forest। अब जो हमारे पेपर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमारी किताबें हो गई, मैगजीन्स हो गई, इन सबको रिसाइकल करना चाहिए ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। यूजेज ऑफ वुड एज अ फ्यूल शुड बी डिस्करेज। और लकड़ी को एक ईंधन की तरह यूज़ करना भी हमें रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। Any breakout of fire in the forest should be fought quickly using modern method। और जैसे ही अगर जंगल में आग लगती है तो हमें तुरंत उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए अपने एडवांस तरीके से। Forest must be protected from insects, pest and infection by treating them with insecticide and pesticide। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं जिससे पेड़ ख़राब हो जाते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ों में लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो पेड़ हमारे किसी काम का नहीं रहता और वो वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो हमें टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए कीड़े हटाने के लिए। नेक्स्ट आता है एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। विद द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ बीन रियलाइज। अब जैसे कि अवेयर हो रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे हमें पेड़ उगाने चाहिए या पेड़ हमारी लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल ड्राइव्स ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। अब नए नए तरीके निकालना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और अपने इन्वायरमेंट को बचा सके डिफॉरेस्टेशन से और अलग अलग इफ़ेक्ट से, जैसे कि जो हमने पढ़े थे उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। Thus, it becomes our moral duty to conserve forest and protect our environment for the benefit of our future generation। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इस इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं।
इन इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड, और इंडिया के अंदर जो पहला वीक होता है जुलाई का उसे हम वन महोत्सव के लिए तरह सेलिब्रेट करते हैं। इन दिस प्रोग्राम वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट एंड प्लांट सैपलिंग्स ऑन द लार्ज स्केल, और इस प्रोग्राम के अंदर जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं या नॉन गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और जगह जगह पर पेड़ लगाती हैं भारी मात्रा में। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब बेसिकली क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम इस एनवायरनमेंट को बचा सकें।